आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मेरा नाम है राजेश चमोला, टीचर्स फिजिक्स आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। और इस सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12 के फिजिक्स सब्जेक्ट के ऊपर, कक्षा 12 विषय भौतिकी विज्ञान के सब्जेक्ट के ऊपर। आई होप आप सबके सब फिट फाइन हेल्दी होंगे, बिल्कुल रेडी होंगे क्लास के लिए। सो चलिए आज की क्लास को करते हैं स्टार्ट। और अपना टॉपिक चल रहा था कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, यानी सेलों का संयोजन। इसमें हमने श्रेणी क्रम और समांतर क्रम संयोजन पढ़ना है। श्रेणी क्रम संयोजन को हम पढ़ चुके थे, उसके ऊपर कुछ क्वेश्चन हम कर चुके थे, उसे आज रिवाइज करवा देंगे। आज सबसे पहले हम पढ़ते हैं सेलों का समांतर क्रम संयोजन क्या होता है। उसमें कुछ छोटे मोटे क्वेश्चन देखेंगे, कुछ और बातों को जानेंगे और फिर आगे की बातें हम लोग उसके बाद करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को करते हैं स्टार्ट और चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की स्क्रीन पर। सो हेडिंग पुटअप कीजिए, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, सेलों का समांतर क्रम संयोजन। जब दो सेल कुछ इस प्रकार से जुड़े हों, ध्यान से देखिए, एक ये सेल है और सेल के साथ उसका आंतरिक प्रतिरोध भी होता है। दूसरा ये सेल है और उसके साथ उसका आंतरिक प्रतिरोध भी होता है। अगर दो सेल कुछ इस प्रकार से जुड़े हों, ये दो सेल कुछ इस प्रकार से जुड़े हों, ऊपर एक सेल है, नीचे एक सेल है। ठीक है, सपोज इस सेल का जो हमारे पास विभव है वो E1 है, इसका E2 है, इसका आंतरिक प्रतिरोध R1 है और इसका R2 है। तो इस प्रकार से दो सेल अगर हमें जुड़े हुए दिखे मिले तो हम इसे कहेंगे सेलों का समांतर क्रम संयोजन। सेलों का समांतर क्रम संयोजन। सबसे पहले हम बात ये ध्यान रखते हैं कि समांतर क्रम संयोजन में सेलों का तुल्य EMF, तुल्य विद्युत वाहक बल क्या होता है, E इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, इसको हम लिखते हैं E इक्विवेलेंट। कैसे निकालेंगे आप देखो, E इक्विवेलेंट इज इक्वल टू E1 अपॉन R1 करेंगे प्लस E2 अपॉन R2 करेंगे अपॉन 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 करेंगे। ठीक है, और अगर तुल्य हमको आंतरिक प्रतिरोध निकालना होगा, तुल्य आंतरिक प्रतिरोध 1 अपॉन R इक्विवेलेंट कैसे निकलेगा। सिमिलरली प्रतिरोध के लिए आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है, जो प्रीवियस बातें आपने पढ़ी हैं, ठीक है, प्रतिरोध से रिलेटेड, वही हमको यहाँ पर अप्लाई होती हुई दिख रही है। तो एक ये फॉर्मूला है और एक ये फॉर्मूला है। E इक्विवेलेंट के लिए ऊपर वाला फॉर्मूला है और अगर हम बात करें आंतरिक प्रतिरोध के लिए तो ये वाला फॉर्मूला है। ठीक है, दो अलग अलग फॉर्मूला हैं। चलिए तो कुछ क्वेश्चन इसमें देखते हैं किस किस प्रकार से और चीजें इसमें हो सकती हैं। ठीक है, अगर उल्टा जुड़ा रहेगा, अगर सपोज ऐसे जुड़ा रहेगा, देखो समझो इसको, अगर ये तो सपोज ऐसे जुड़ा हुआ है, ठीक है, और ये सपोज ऐसे जुड़ा रहेगा, कुछ समझ में आ रहा है। देखिए ये इसका धन टर्मिनल है, ये ऋण टर्मिनल है, ये इसका ऋण टर्मिनल है, ये धन टर्मिनल है। मतलब ये ऐसे जुड़ा है धन से ऋण और ये ऐसे जुड़ा है धन से ऋण। दोनों जो है अपोजिट अगर जुड़े हों तो हमको कुछ नहीं करना है, हमको जो कैलकुलेशन फॉर्मूला सारा सेम लगाना है। अगर हम इसे E1 लेंगे तो इसे माइनस E2 ले लेंगे हम। ठीक है, इसका जो EMF होगा उसको माइनस के साथ लिखेंगे, बस इतना सा काम करना है। चलिए समझ के एक क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग, एक क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन लिखेंगे, क्वेश्चन लिखिए, ये एक सर्किट हमारे पास दे रखा है, इसमें तीन सेलों का संयोजन हमें देखने को मिल रहा है। ठीक है, सबसे पहले सबसे ऊपर पहला सेल है, ठीक है, फिर बीच में दूसरा सेल है, ठीक है, और फिर बीच में उसके नीचे तीसरा सेल है। ध्यान से देखा जाए, इनकी जो वैल्यूज है पहले मैं लिख लेता हूँ, 9 वोल्ट
और 3 ओम, ठीक है। ये है 3 वोल्ट और 3 ओम, ये है 6 वोल्ट और 3 ओम, ठीक है। साइन देखो भाई, प्लस माइनस, ये देखो ये माइनस प्लस और ये प्लस माइनस, मतलब बीच वाला जो हमको सेल दिख रहा है ये उल्टा लगा हुआ दिख रहा है ना, इसकी जो डायरेक्शन है दैट इज अपोजिट। तो इस बात का हम लोग ध्यान रखेंगे कैलकुलेशन करते हुए। हमसे पूछा जा रहा है इसका तुल्य ईएमएफ और तुल्य इसका आंतरिक प्रतिरोध निकाल के बताइए। तो फॉर्मूला हम लोग लगाते हैं। सबसे पहले हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं, आता है तुल्य ईएमएफ, क्या फॉर्मूला था, इज इक्वल टू E1 अपॉन R1, देखो ये रहा फॉर्मूला, फॉर्मूला लिख लेंगे E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2। अच्छा यहाँ पर 2 के लिए बताया था, 3 सेलों के लिए क्या हो जाएगा सिंपली, चलिए लिख लीजिए, 3 सेलों के लिए क्या हो जाएगा E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2, ठीक है, प्लस E3 अपॉन R3। लेकिन E2 देखो आप, E2 कौन सा, देखो ये वाला E1 है, ये वाला E2 है, ये वाला E3 है। E2 देखो आप कैसे लगा है, E1 और E3 से उल्टी डायरेक्शन में लगा है। दैट मीन्स कि मैंने बताया उल्टी डायरेक्शन का क्या मतलब होगा, अपोजिट डायरेक्शन का मतलब और कुछ नहीं, बस सिर्फ हमको क्या करना है उसके आगे माइनस लगा देना है, ठीक है। अपॉन में क्या आएगा 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3, बस सिंपल। अब फॉर्मूले में वैल्यू पुटअप कर लेंगे, फॉर्मूले में वैल्यू पुटअप कर लेंगे, E इक्विवेलेंट इज इक्वल टू E1 कितना है भाई 9, R1 कितना है 3 माइनस E2 कितना है 3, R2 कितना है 3, ठीक है, प्लस E3 कितना है 6, R3 कितना है 3, ये E3 R3, E2 R2 और ये E1 R1, ठीक है। ये वैल्यूज मैंने यहाँ पर रखी है। चलिए अपॉन में क्या आएगा 1 अपॉन 3 प्लस 1 अपॉन 3 प्लस 1 अपॉन 3, कैलकुलेट करते हैं इसे, आगे आगे बढ़ाते हैं क्वेश्चन को। तो E इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू, देखो 9/3 तो हो जाएगा 3, 3/3 हो जाएगा 1, 3/6 हो जाएगा 2, अपॉन 1/3 1/3 1/3 3/3 और 1 आ जाएगा अपॉन में। चलिए 3 में से 1 गए 2, 2 और 2 4, 4 वोल्ट आया है इसका, 4 वोल्ट आया है इसका ईएमएफ, तुल्य ईएमएफ, ठीक है। अब हम बात करते हैं तुल्य आंतरिक प्रतिरोध की। आंतरिक प्रतिरोध के लिए हमने क्या बात करी है, कोई दिक्कत नहीं लेनी है, 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट निकालेंगे, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। R1 R2 R3 तीनों की वैल्यू जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ वो है 3, तीनों को ऐड करेंगे 3 अपॉन 3 आएगा। यहाँ से आर इक्विवेलेंट का जो मुझे मान मिलता हुआ दिख रहा है वो दिख रहा है 1 ओम। तो आर इक्विवेलेंट भी निकल गया है ना, हमारे पास ई इक्विवेलेंट भी निकल गया। अतः मैं लिख सकता हूं, जो परिणामी हमारे पास परिपथ होगा, इसका परिणामी परिपथ होगा, इसका परिणामी सर्किट जो होगा सेलों का संयोजन वो कुछ इस प्रकार से रहेगा। देखिए तीनों सेलों को मिलाकर के एक सेल हमने बना दिया और उसका एक आंतरिक प्रतिरोध होगा। तो इस सेल का हमको कितना मिला है तुल्य प्रतिरोध 4 वोल्ट, तो 4 वोल्ट का सेल बन जाएगा और ये 1 ओम का उसका आंतरिक प्रतिरोध हो जाएगा। ये हमारा आंसर है। आ गई ये बात समझ में, इसको हमने ऐसे कन्वर्ट कर दिया, ठीक हो गया। आई होप यहां तक समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट इसी प्रकार का एक और क्वेश्चन करते हैं। आई होप यहां तक समझ में आ गया होगा, है ना। अब कुछ एक और क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, एक और क्वेश्चन को लेते हैं यहाँ पर।
6 वोल्ट 1 ओम, इसका है 10 वोल्ट 2 ओम, और जो नीचे वाला सेल है इसका है 4 वोल्ट 2 ओम। ठीक है, ये डेटा है हमारे पास इनके क्रमशः विद्युत वाहक बल ईएमएफ और इनके आंतरिक प्रतिरोध के मान हमें दिए हुए हैं। ठीक है, पुनः वही तुल्य, हमको तुल्य ईएमएफ और तुल्य आंतरिक प्रतिरोध कैलकुलेट करना है। चलिए सॉल्यूशन करते हैं इसका। अतः तुल्य ईएमएफ, अतः तुल्य ईएमएफ। देखिए, तुल्य ईएमएफ निकालने के लिए क्या करेंगे, ये दोनों कैसे क्रम में है भाई, हमको इनको अलग अलग देखना पड़ेगा, क्योंकि पूरा सर्किट अगर एक तरीके से देखेंगे तो ना तो ये श्रेणी क्रम हमको दिख रहा है ना समांतर क्रम, तो आधा हमको समांतर क्रम दिख रहा है और आधा हमको श्रेणी क्रम दिख रहा है। तो पहले इसको समांतर क्रम को सॉल्व कर लेते हैं। पहले हमको देखने को ये मिलेगा 10 वोल्ट व 4 वोल्ट वाले जो ईएमएफ है, 10 वोल्ट और 4 वोल्ट वाले जो सेल हैं कैसे हैं, ये पैरेलल में है, यानी कि समांतर क्रम में, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में तो इनके तुल्य धारिता कैसे निकलेगी भाई, ये ऐसे निकलती है, E इक्विवेलेंट इज इक्वल टू E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 अपॉन 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। बट यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात एक ये है कि E1 की डायरेक्शन जो है अपोजिट है, इसीलिए इसको माइनस E1 लेंगे। ठीक है, और E2 को हम प्लस में लेंगे। ठीक है, कुछ भी आप कर सकते हैं, या तो आप E2 की डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लो, है ना, और आप E1 की डायरेक्शन को माइनस में ले लो, है ना, कुछ भी कर सकते हैं। मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर, ये माइनस जो है मैं यहाँ बीच में इंसर्ट कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए कुछ भी आप कर सकते हैं। ठीक है, फिर से बता रहा हूँ, कुछ भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई समस्या नहीं आएगी। इसे अगर फर्दर सॉल्व किया जाए, तो E इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू, एक तो 10 वोल्ट वाला है उसका आंतरिक प्रतिरोध 2 ओम है, एक 4 वोल्ट वाला है उसका आंतरिक प्रतिरोध 2 ओम है। ठीक है, अपॉन 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 2 हो जाएगा। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 10/2 आएगा 5, 4/2 आएगा 2, 1/2 1/2 2/2 मतलब 1 हो जाएगा। 5 में से 2 गए 3 वोल्ट, मतलब हमारा जो E इक्विवेलेंट आया है वो आया है 3 वोल्ट। किसका, पहले वाले का। भी पूरा नहीं आया हमारा आंसर, पूरा नहीं आया है हमारा, सिर्फ कितना आया देखो। अब क्या हो जाएगा, अब हमने इसको जो है, ये जो दो समांतर में थे ना, इनका हमने एक सर्किट बना लिया है, अब जरा ध्यान देना, यहाँ पर हम जो इनका इक्विवेलेंट सर्किट बनाएंगे ना, वो बनाएंगे 10 वोल्ट के हिसाब से। तो 10 वोल्ट ऐसे लगा हुआ था, तो हम जो इनका जो परिणामी जो होगा, जो रिजल्टेंट सर्किट होगा, उसको हम ऐसे बनाएंगे 10 वोल्ट वाले के हिसाब से, क्योंकि 10 वोल्ट जो है 4 वोल्ट से बड़ा है। ठीक है, तो जिस हिसाब से 10 वोल्ट लगा हुआ था उस हिसाब से हम इसको ऐड कर देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 3 वोल्ट बन गया था इसका, और इसका जो तुल्य प्रतिरोध आएगा, R इक्विवेलेंट आएगा, वो कितना आएगा भाई, वो आएगा 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2, 2 अपॉन 2 मतलब 1। तो R इसका इक्विवेलेंट आएगा, स्मॉल r इक्विवेलेंट आएगा, स्मॉल r से इसको डिनोट करेंगे 1 ओम। तो इसका आंतरिक प्रतिरोध कितना हो गया, 1 ओम। ये पहले वाला था, इसका कितना था, 6 वोल्ट और 1 ओम। अब ये दोनों मुझे कैसे दिख रहे हैं भाई, ये दोनों मुझे दिख रहे हैं श्रेणी क्रम में। तो जो अतः ये, इसको डैश कर लो, ये वाला हमारा फाइनल आंसर नहीं आया था, इसको डैश लगा लीजिए, ये भी r डैश हो गया। ठीक है, अब हमारा जो फाइनल जो तुल्य ईएमएफ आएगा, फाइनल जो आएगा वो आएगा श्रेणी क्रम के हिसाब से। श्रेणी क्रम के हिसाब से कैसे निकालते हैं भाई, हमें याद है, E1 प्लस E2 कर देते हैं सिंपली, E1 प्लस E2 कर दिया जाता है सिंपली। देखें, अगर आपको याद दिलाएं, श्रेणी क्रम के लिए हमने क्या करा था, श्रेणी क्रम के लिए हमने फॉर्मूला देखा था, E1 प्लस E2 कर देना। अब इसमें दो केस थे, अगर ये दोनों ऐसे जुड़े हो, देखो ऐसे और ऐसे, तो हम प्लस कर देंगे। अगर एक उल्टा और एक उल्टा जुड़ा होगा, यानी दोनों विपरीत जुड़े होंगे परस्पर, दोनों की ध्रुवता जो होगी परस्पर विपरीत होगी, तो माइनस कर देंगे। अब इसमें देखो कैसे जुड़े हुए, अपोजिट जुड़े हुए ना, अपोजिट जुड़े हुए, एक ऐसे जुड़ा हुआ है, एक ऐसे जुड़ा हुआ है ना। तो अपोजिट जुड़े हुए हैं, तो इनको क्या कर दो, माइनस कर दो, इनको क्या कर दो, माइनस कर दो। तो ये हो जाएगा E1 माइनस E2।
आप फाइंड आउट कर सकते हैं इसमें से। तो ई इक्विवेलेंट इज इक्वल टू हो जाएगा 6 माइनस 3, ई इक्विवेलेंट इज इक्वल टू हो जाएगा 6 में से 3 गए 3 वोल्ट। तो परिणामी जो हमारे पास निकल के आ रहा है, परिणामी ईएमएफ वो आ रहा है 3 वोल्ट। इसी प्रकार से हम आर भी निकाल सकते हैं। आर इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू 1 प्लस 1 बराबर 2 ओम। तो आर इक्विवेलेंट आ रहा है हमारे पास 2 ओम, परिणामी आंतरिक प्रतिरोध आ रहा है 2 ओम। तो हमारा जो फाइनल सर्किट बनेगा, वो कुछ इस प्रकार से बनेगा। देखो किसके हिसाब से बनेगा भाई, इसके हिसाब से बनेगा, इसके हिसाब से बनेगा, 6 वोल्ट वाले के हिसाब से बनेगा। क्यों? क्योंकि वो ज्यादा है, उसका ईएमएफ जो है ज्यादा है। तो मैं ऐसे बनाऊंगा सेल को, ठीक है, और ये रहा उसका आंतरिक प्रतिरोध। सेल पर मुझे कितना वैल्यू लिखना है, सेल पर मुझे वैल्यू लिखना है कितना, 3 वोल्ट की, और इसके आंतरिक प्रतिरोध पे लिखना है 2 ओम की। ये हमारा आंसर रहेगा। आ गई है बात समझ में? क्या ये बात आपके समझ में आई? अब यहाँ पर आप ये कह सकते थे सर कि हम क्या करें, हम E1 को माइनस लेते हैं, E2 को प्लस में लेते हैं। सेम चीज करवा रहा हूँ, ठीक है, ये चीज तो हो गई। अब आपके दिमाग में यहाँ पर ये डाउट आया होगा, जब मैंने क्या किया था, जब मैंने यहाँ पर आपको बोला माइनस E1 ले लो, इसको प्लस ले लो, फिर मैंने क्या करा, इसको माइनस कर दिया, है ना। तो सपोज हम इसको प्लस ले रहे हैं और इसको माइनस ले रहे हैं, है ना। अभी तो हमने यही करा, E1 को प्लस लिया, E2 को माइनस लिया, लेकिन हमने ये बोला कि ये जो डायरेक्शन जैसे जुड़े हुए हैं ना, इसको हम प्लस लेते हैं और इसको अपोजिट डायरेक्शन मानते हैं, तो इसको हम माइनस ले लेते हैं, ठीक है। तो चलिए इसको माइनस ले लेते हैं। हम क्या करते हैं यहाँ पर, हम क्या करते हैं, देखो ध्यान से देखना, मैं चेंज कर रहा हूँ बस, ठीक है, जो वैल्यूज चेंज होंगी वो मैं कर रहा हूँ। यहाँ पर माइनस आ जाएगा, यहाँ पर प्लस आ जाएगा, ठीक है, -5 प्लस 2 हो जाएगा, -5 प्लस 2 कितना आ जाएगा, -3 वोल्ट, ठीक है। -3 वोल्ट मतलब ये उल्टा जुड़ा हुआ है, सिर्फ इतना सा मतलब है, ठीक है। तो -3 वोल्ट आने का मतलब ये होगा कि मुझे इसको कैसे जोड़ना है, मुझे इसको जोड़ना है कुछ इस प्रकार से। यहाँ पर जो सर्किट बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा, देखो फिर, ठीक है। ये रहा -3 वोल्ट, और यहाँ पर कितना आ रहा था, आर इक्विवेलेंट कितना आएगा, आर इक्विवेलेंट तो उतना ही आएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अब जब आप तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे, तो -3 वोल्ट आने का जो मतलब है एक्चुअल में वो ये है कि 3 वोल्ट तो ये ऐसे में है, 3 वोल्ट क्या है, ये ऐसे में, जब ऐसे जुड़ा होगा तो इसका जो ईएमएफ आएगा वो 3 वोल्ट आएगा। लेकिन अगर मैं इसे उल्टा जोड़ दूंगा तो -3 वोल्ट आएगा। बात समझ में आ रही है? तो मतलब कि इसको ऐसे जोड़ना है, और ये 3 वोल्ट है, माइनस साइन को यहाँ पर ये रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अगर आपने उसे प्लस ले लिया, अगर आपने साइन चेंज कर दिया, ठीक है, तो होगा कुछ नहीं, बस यहाँ पर माइनस आ जाएगा। तो आप समझ जाना कि आपको जो सर्किट में वो जोड़ना है, सेल को जोड़ना है, वो कैसे जोड़ना है, उल्टा जोड़ना है। वो कैसे जोड़ना है, उल्टा जोड़ना है, ठीक है। 10 वोल्ट के हिसाब से जोड़ना है। अगर प्लस आता तो आप 4 वोल्ट के हिसाब से जोड़ते। मतलब बेसिकली होगा ये, जो बड़ा रहेगा ना उसके जैसा आएगा, जो बड़ा रहेगा, दोनों में से जो बड़ा रहेगा उसके जैसा। अगर माइनस आया है मतलब आपने इसको क्या करा है, इसको माइनस में लिया है। देखो यहाँ पर हमने 10 को माइनस में ले रखा है ना, ये है इसका मतलब। आई है बात समझ में? तो जो आप बड़े वाले का साइन लोगे, बड़े वाले ईएमएफ का जो साइन लोगे, वही आपको यहाँ पर इक्विवेलेंट के आंसर में देखने को वही साइन भी मिलेगा। ये बड़ा वाला क्या कौन सा था भाई, 10 वोल्ट था। 10 वोल्ट के साथ मैंने यहाँ पर E1 मतलब माइनस का साइन ले रखा है, आंसर में भी माइनस दिख रहा है ना, दिख रहा है, ठीक है। तो ये मतलब है उस बात का। बाकी और कुछ भी आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आप जोड़िए सिर्फ उसी हिसाब से, जिस हिसाब से जो बड़ा वाला है, बड़ा वाला ईएमएफ, बड़ा वाला सेल जो है जिस हिसाब से जुड़ा है उस हिसाब से ही आप जोड़ेंगे। आंसर आपका जो है सेम आएगा, आंसर में कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्या इतनी बातें समझ में आ गई हैं? आई होप यहाँ तक की बातें आपको समझ में आई होंगी, ठीक है। थोड़ा सा आपको जो श्रेणी क्रम है वो भी आपको एक बार याद करा देते हैं, ठीक है, रिवाइज करा देते हैं, क्योंकि इसमें आप लोग काफी सारे बच्चे जो थे वो थे नहीं आज के। तो इसको भी एक बार आपसे रिवाइज फटाफट क्विकली करा देते हैं। देखो, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स यानी सेलों का संयोजन हम 2 प्रकार से कर सकते हैं, ठीक वैसे ही जैसे कि हमने देखा था श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन किस किस में होता है, प्रतिरोधों में होता है, और कैपेसिटर्स यानी कि संधारित्रों में होता है। तो प्रतिरोधों को भी आप श्रेणी क्रम और समांतर क्रम में संयोजन कर सकते हैं, ठीक है। संधारित्रों को भी आप श्रेणी क्रम और समांतर क्रम में संयोजन कर सकते हैं ना। तो आप क्या करेंगे, जिस प्रकार से हम प्रतिरोधों को और संधारित्रों को श्रेणी क्रम समांतर क्रम में संयोजित कर सकते हैं, ठीक उसी प्रकार से हम लोग सेलों को भी श्रेणी क्रम और समांतर क्रम में संयोजित कर सकते हैं किसी परिपथ में। तो हमने ये बोला ठीक है, संयोजन तो ठीक है, लेकिन जब जुड़ जाएंगे तो जो उसका तुल्य ईएमएफ लिया जाएगा। देखो, ईएमएफ और टर्मिनल वोल्टेज में आपको पिछली क्लासेस में रिलेशन बताया है, ठीक है। विभवांतर क्या होता है, टर्मिनल वोल्टेज क्या होता है, ईएमएफ क्या होता है, ये सारी चीजें बताई है आपको, ठीक है।
इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, कौन से वाले सेल का लेंगे या फिर तुल्य कितना लेंगे, तो उसके लिए हमने कुछ नियम बना रखे हैं। उसके लिए हमने क्या है, कुछ नियम बना रखे हैं। यदि श्रेणी क्रम संयोजन होगा, सेलों का संयोजन कैसा होगा, श्रेणी क्रम होगा, तो आपको तुल्य ईएमएफ में क्या करना है, बस उनको जोड़ देना है, बस क्या कर देना है, उनको जोड़ देना है। बट अगर ऐसा हुआ कि उनकी जो डायरेक्शन थी माइनस से पॉजिटिव, एक जुड़ा हुआ है, दूसरा माइनस से पॉजिटिव उल्टा जुड़ा हुआ है, मतलब दोनों के ऋण टर्मिनल जो है एक साथ है, तो इस केस में हम क्या करेंगे, इस केस में हम दोनों को माइनस करेंगे। ठीक है, इस केस में हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। बात समझ में आई? यहाँ देखो, यहाँ कैसे जुड़ा है, माइनस से पॉजिटिव जुड़ा है, यहाँ क्या जुड़ा है, माइनस से माइनस जुड़ा है। ठीक है, नेगेटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल। तो सेलों का जब अपोजिट टर्मिनल जुड़ेंगे तो आप दोनों को ऐड कर देना, दोनों की ईएमएफ को क्या कर देना, ऐड कर देना है। 2, 3, 4, 5 जितने भी होंगे श्रेणी क्रम में, उनको ऐड करना है। ठीक, और अगर वो सेम टर्मिनल जुड़े हैं तो मतलब आप उनको क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, किस में से किसको सब्ट्रैक्ट करेंगे भाई, जिसका ईएमएफ ज्यादा होगा उसमें से कम वाले को सब्ट्रैक्ट करेंगे। और आंतरिक प्रतिरोध में कोई टेंशन नहीं लेनी है, श्रेणी क्रम में जिस प्रकार से आप प्रतिरोध निकालते थे तुल्य प्रतिरोध, वैसे ही यहाँ पर निकालना है। ठीक, नेक्स्ट अगर बात करें श्रेणी क्रम संयोजन के, मैंने आपको कुछ क्वेश्चन बताए थे, जैसे देखिए 6 वोल्ट और 3 वोल्ट जो है कैसे जुड़े हैं श्रेणी क्रम में। ध्यान देने वाली बात यह है, माइनस पॉजिटिव से जुड़ा है, हाँ जुड़ा है, तो आपको इसको सीधा सीधा ऐड कर देना है। तो सीधा सीधा ऐड कर देंगे तो जो तुल्य प्रतिरोध आएगा 6 और 3 9 वोल्ट आ जाएगा। ठीक है, आंतरिक प्रतिरोध आप कैसे निकालते थे, आंतरिक प्रतिरोध को तो आप सीधा सीधा ऐड कर देते थे, तो 1 और 2 ऐड होकर के कितना आएगा भाई, 1 और 2 ऐड होकर के आएगा हमारा 3 ओम। ठीक है, तो 9 वोल्ट और 3 ओम। तो जो तुल्य प्रतिरोध बनेगा, तुल्य जो हमारा सेल बनेगा वो 9 वोल्ट का बनेगा और उसका आंतरिक प्रतिरोध 3 ओम का रहेगा। ठीक है, तो ये मतलब हुआ इस बात का। फिर इसके बाद नेक्स्ट पार्ट में हमने बात करी थी, नेक्स्ट पार्ट में हमने बात करी थी एक ऐसे क्वेश्चन की, इसमें देखो, इसमें जरा ध्यान से देखो, इन तीनों को मुझे जोड़ना है, पर देखो ये नेगेटिव से पॉजिटिव जुड़ा है, मतलब 6 और 3 तो 9 जुड़ जाएगा, लेकिन इसका नेगेटिव से ये वाला नेगेटिव जुड़ा है, तो ये जुड़ेंगे नहीं, फिर ये माइनस हो जाएगा। तो 6 और 3 9, और 9 में से फिर 3 को माइनस कर दो तो कितना आया, 6 वोल्ट। तो इसका तुल्य आंतरिक जो तुल्य ईएमएफ होगा वो रहेगा 6 वोल्ट। अगर इसके आंतरिक प्रतिरोध की बात करें तो श्रेणी क्रम में तीनों जुड़ जाते हैं, इसमें हम लोग कुछ नहीं देखते। तो 4 ओम इसका आंतरिक प्रतिरोध है, तुल्य आंतरिक प्रतिरोध, और 6 वोल्ट क्या रहेगा इसका, 6 वोल्ट रहेगा इसका तुल्य ईएमएफ। बात समझ में आ गई? तो इस प्रकार से हमको जो है इन क्वेश्चंस को करना है। ठीक है, आई होप यहाँ तक की बातें आपको समझ में आई होंगी। ठीक है, इन क्वेश्चंस को आप करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे खूब सारी, तो आपको समझ में आ पाएगा किस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स को फाइंड आउट करते हैं। तो ये रहा आपका टॉपिक। ठीक है, जिसमें हमने कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स पढ़ा, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स से रिलेटेड सारी बातें हमने आपको कवर अप कराई, जितने टाइप के क्वेश्चंस बन सकते थे इजी उनको हमने करवाए। ठीक है, तो इसको आप समझिएगा, इसको नोट डाउन करिएगा। इससे पहले हमने जो बात करी है वो करी है सेलों से संबंधित कुछ टर्म्स को हमने पढ़ा है। ठीक है, तो वो भी आपको एक बार रिवाइज करवा देते हैं। हमने बात करी है कि एक सेल क्या होता है, ठीक है, और एक सेल क्या होता है, तो सेल को किस प्रकार से निरूपित करते हैं। ठीक है, और क्या काम होता है सेल का, तो सेल का काम विभवांतर बनाए रखना है। ठीक है, सेल का काम जो है विभवांतर बनाए रखना, ये आवेश को उत्पन्न नहीं करता, मैंने आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताई थी। ठीक है, और क्या काम करता है, वैद्युत ऊर्जा उपलब्ध कराता है जो भी परिपथ में हमारे उपकरण लगे होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करें तो हमारे पास हमने ईएमएफ और विभवांतर को देखा था। हमने किसको देखा था, ईएमएफ और विभवांतर में अंतर। ठीक है, तो ईएमएफ क्या होता है, ईएमएफ मैंने आपको ऐसे समझाया था कि जब परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित ना हो दो टर्मिनल के बीच, तो उसे हम क्या कहते हैं, सेल का ईएमएफ। लेकिन जब विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है तो आप उसे हम क्या कहेंगे, तब उसे हम कहते हैं उसका टर्मिनल वोल्टेज, तब हम उसे कहते हैं उसका टर्मिनल वोल्टेज। कहाँ चला गया टर्मिनल वोल्टेज, ये रहा। ठीक है, तो हम उसे इसका कहेंगे टर्मिनल वोल्टेज। तो टर्मिनल वोल्टेज में सिर्फ क्या होगा, जब धारा प्रवाहित हो रही होगी सेल से होकर के, तो हम उसे क्या कहेंगे, टर्मिनल वोल्टेज। ठीक, और जब धारा प्रवाहित नहीं हो रही होगी तो हम क्या कहेंगे, विभवांतर को विद्युत वाहक बल कहेंगे। ठीक है, तो मैंने आपको ये बात समझाई थी कि जब आप नया नया सेल खरीद के लाते हो, जब आप नया नया सेल खरीद के लाते हो तो उसके ऊपर जो वैल्यू लिखी होती है 1.5 वोल्ट या 6 वोल्ट, ठीक है, जो भी, वो क्या है, उसका ईएमएफ है। वो क्या है, उसका ईएमएफ है। जब एक बार उससे विद्युत धारा प्रवाहित होने लग जाएगी तो उसका ईएमएफ नहीं रहेगा, उसका ईएमएफ नहीं रहेगा, जो आपको वोल्टेज मिलेगा वो रहेगा उसका टर्मिनल वोल्टेज। बात समझ में आई? टर्मिनल वोल्टेज हमेशा जो है वो ईएमएफ से कम होता है, उसकी वैल्यू क्या होती है, ईएमएफ से कम होती है। ये बात भी ध्यान रखना। ठीक है, क्योंकि जब किसी सेल से होकर के विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो हर एक सेल के बीच में क्या भरा रहता है, हमारा वैद्युत अपघट्य भरा रहता है, इलेक्ट्रोलाइट भरा रहता है। इस इलेक्ट्रोलाइट के कारण क्या होता है, धारा के मार्ग में क्या होता है, अवरोध डाला जाता है।
इसको हम क्या कहते हैं? आंतरिक प्रतिरोध। इसको हम क्या कहते हैं? सेल का आंतरिक प्रतिरोध। सेल का काम क्या होता है भाई? केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना। बेसिकली सेल से जो हमारी वैद्युत ऊर्जा उत्पन्न हो रही है वो इस कारण से हो रही है क्योंकि सेल में उपस्थित जो पदार्थ है वो रासायनिक क्रिया कर पा रहे हैं, केमिकल रिएक्शन जो है कर पा रहे हैं। बात समझ में आ गई? तो ये चीजें हमने पढ़ी थी सेल से रिलेटेड, ठीक। और इसके बाद हमने बात करी थी टर्मिनल वोल्टेज के बारे में। मैंने आपको बात क्या बताई थी? ईएमएफ जो होगा वो टर्मिनल वोल्टेज से हमेशा कम होता है, ठीक है। ईएमएफ जो है टर्मिनल वोल्टेज से हमेशा ज्यादा होती है वैल्यू, सॉरी, ईएमएफ की वैल्यू टर्मिनल वोल्टेज से हमेशा ज्यादा होती है। यहाँ पर आपको एक रिलेशन दिखाया गया है टर्मिनल वोल्टेज, ईएमएफ, करंट और आर में, ठीक है, जहां V इज इक्वल टू ई प्लस आई आर, ई माइनस आई आर होता है। V मतलब टर्मिनल वोल्टेज, E मतलब ईएमएफ, I मतलब करंट, R मतलब आंतरिक प्रतिरोध। यहाँ पर ये बात दिखाई गई है कि जो टर्मिनल वोल्टेज है उसकी वैल्यू आपको ईएमएफ यानी कि विद्युत वाहक बल से हमेशा कम मिलेगी, इसीलिए यहाँ पर माइनस का साइन है। माइनस का मतलब कम हो रहा है उसमें, है ना। तो टर्मिनल वोल्टेज जो होगा आपको ईएमएफ में से कुछ कमी जो होगी वो देखने को मिलेगी, ठीक है। अगर यहाँ पर आप देखें कि कितनी विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है उसको निकालें तो ओम के नियम से हम बता सकते हैं I इज इक्वल टू वी अपॉन आर, है ना। I इज इक्वल टू वी अपॉन आर। तो यहाँ पर जो V है, जो कुल विभवांतर या फिर वोल्टेज आप कह लीजिए, वो होगा ईएमएफ के इक्वल। और जो कुल प्रतिरोध होगा, एक तो वो प्रतिरोध होगा जो कि परिपथ में लगा होगा जिसको हम बाह्य प्रतिरोध कहते हैं, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कहते हैं। और दूसरा प्रतिरोध होगा जो कि आंतरिक प्रतिरोध होगा, किसका? सेल का आंतरिक प्रतिरोध होगा, जो कि सेल के अंदर जो उपलब्ध पदार्थ है, जो इलेक्ट्रोलाइट है, उसके कारण होता है, ठीक है। तो ये रहा हमारे पास पिछला पूरा डिस्कशन। तो यहाँ पर हमने सेल को पूरा अच्छे तरीके से कवर अप करा। हमने ये देखा कि आंतरिक प्रतिरोध इन तीन चीजों पर निर्भर करता है। अगर इलेक्ट्रोड का क्षेत्रफल बढ़ेगा तो आंतरिक प्रतिरोध घटेगा, अगर इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी बढ़ेगी तो आंतरिक प्रतिरोध बढ़ेगा, अगर वैद्युत अपघट्य की सांद्रता बढ़ेगी तो आंतरिक प्रतिरोध बढ़ेगा, और अगर तापमान बढ़ेगा तो आंतरिक प्रतिरोध घटेगा। तो ये डिपेंडेंसी थी इंटरनल रेजिस्टेंस यानी कि आंतरिक प्रतिरोध की विभिन्न कारकों पर। इसके बाद हमने सेलों का संयोजन देखा, सेलों का श्रेणी क्रम, समांतर क्रम संयोजन, ठीक है, और उस पर आधारित हमने कुछ क्वेश्चंस करे। सो आई होप आपको सारी बातें समझ में आ रही होंगी, कुछ इंटरेस्टिंग लगा, कुछ नया आपको सीखने को मिला होगा। अगली क्लास में मिलते हैं ऐसे ही किसी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप लोग इस चीज को जो आपको बताई गई है इसको याद करें। मुझे उम्मीद है आप इसको रिवाइज करेंगे, घर में एक बार जरूर देखेंगे। अगली क्लास में मिलते हैं एक नया और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। क्लास से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।